सिंपल पॉइंट बोला, क्या बोला, पदार्थ है, मैटर है, उसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक पॉइंट आएगा, यू विल रीच द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हमने बोला परमाणु, है ना। कुछ तो व्हाइट व्हाइट कलर के पार्टिकल्स यहाँ पे बन रहे हैं, वो किस चीज के पार्टिकल्स हैं, आइए समझते हैं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितना सारा मैटर है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, इट इज एटम। लेकिन यार इतने सारे अजीब अजीब सिंबल कौन याद रखेगा यार। किधर सर्कल बनाओ, किधर चौकड़ी मारो, किधर उल्टा वाई बनाओ, अंदर आई लिखो, एस लिखो, ऐसा डॉट बनाओ, रंगोली बनाओ अंदर, है ना। ये सब क्यों करना है ना। फॉर ये आ गया आपका सोडियम, मांगो इज मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, से इज सिलिकॉन, पेप्सी फास्फोरस। इस तरबूज में 12 फ्रूट मास यूनिट है, उसने इस तरबूज के 12 टुकड़े कर दिए, ठीक है। 12 फ्रूट मास यूनिट है, 12 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा उसको मैं 1 फ्रूट मास यूनिट बोल सकता हूं। सिर्फ रीड करने से वो चीज मुझे याद नहीं होगी, जब मुझे एक्टिवली रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब मुझे याद करना पड़ेगा। अमोनियम का कितना है, NH4+ वैलेंसी 1, तो मैं कार्ड को टैप करूंगा, कार्ड घूम गया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू रीस्टार्ट। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड आज के इस वन शॉट वीडियो में, गोट सीरीज का ये जो वन शॉट वीडियो है, इसमें हम देख रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आपके साइंस के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है साथ में पढ़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। जितना आप शेयर करोगे, जितने ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचेगा, उतना मेरा प्रोत्साहन, मेरा मोटिवेशन बढ़ते रहेगा ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर हमारे साथ एक कांटेक्ट बना रहेगा, आपका नोट्स वगैरह कुछ भी है हम वहां पर शेयर कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। वंस अगेन वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आइए, एंशिएंट फिलोसोफर्स, जो प्राचीन काल के ज्ञानी लोग थे, फिलोसोफर्स जो सोचते रहते थे, दे वंडर्ड अबाउट मैटर। मैटर मतलब यूनिवर्स में जितना भी कुछ आप देखते हो, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। तो ये लोग सोचते रहते थे मैटर है क्या, ये मैटर क्या चीज है, इसके अंदर क्या पदार्थ है, या फिर किस चीज से ये बना हुआ है, इसको अगर तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो अंदर क्या निकलेगा। ये ज्ञानी लोग कॉन्स्टेंटली सोचते रहते थे। फिर इंडिया की बात करूं तो 500 BC, मतलब 500 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इंडियन फिलोसोफर्स भी जो थे, इंडियन भी महर्षि या फिर ज्ञानी लोग जो इंडिया के थे, ठीक है, उन्होंने भी एक्सप्लोर किया डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। मतलब उन्होंने भी सोचा कि मैटर को अगर डिवाइड किया जाए, ब्रेक किया जाए, कट किया जाए इनटू स्मॉल 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 पार्ट्स, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। उसमें से सबसे फेमस जो है वो है महर्षि कणाद। कणाद एक्चुअली, वैसे इंग्लिश में यहां पे कणाद लिखा आता है, लेकिन एक्चुअली में कैसा होगा वो कणाद, ठीक है। हिंदी में इस तरह बोलेंगे, महर्षि कणाद। इन्होंने क्या बोला, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने जो बोला बहुत इंटरेस्टिंग था। ग्रीक फिलोसोफर्स तो बाद में आए, उन्होंने एटम वगैरह बाद में बोला। सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर, इंडियन जो साइंटिस्ट बोला जा सकता है, महर्षि कणाद। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया कि मैटर जो है उसको पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। मैटर को क्या बोला, पदार्थ बोला। एंड उसको डिवाइड अगर करें, ठीक है, वी रीच स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। जितना आप मैटर को काटते जाओगे, तोड़ते जाओगे, कट करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। एंड एक ऐसा स्टेज आएगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, ठीक है। आप डिवाइड करते गए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का एक स्टेज आया जिसके आगे फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। अब इसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको इन्होंने बोला परमाणु। इसके ऊपर मूवी भी आई थी, ठीक है। तो ये परमाणु जो शब्द है, ये शब्द हमें किसने दिया, महर्षि कणाद, इन्होंने दिया था, ठीक है। सिंपल पॉइंट बोला, क्या बोला, पदार्थ है, मैटर है, उसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक पॉइंट आएगा, यू विल रीच द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हमने बोला परमाणु। इसी तरह से एक और फिलोसोफर है पाकुड़ा कटियायामा। पाकुड़ा कटियायामा, इन्होंने क्या बोला, परमाणु एग्जिस्ट करता है इन अ कंबाइंड फॉर्म। मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो दूसरे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के साथ कंबाइंड है, कंबाइंड फॉर्म में है, कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, इन्होंने ऐसा बताया। एंड जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनके ही वजह से हम इतने सारे फॉर्म्स ऑफ मैटर देखते हैं कि हमारे पास नदियां हैं, ओशंस हैं, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया, बादल हो गए, धरती हो गई, एवरीथिंग अराउंड अस। ये रिमोट हो गया, ये पेन हो गई, मैं हो गया, आप हो गए। तो ये जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, एंड उसी वजह से जो डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर हम इस धरती पे, इस यूनिवर्स में देखते हैं, वो वहीं से आते हैं, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ परमाणु, ठीक है। दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। इसके बाद एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स भी आए। उन्होंने क्या बोला, यहां पर दो फिलोसोफर्स की हम बात कर रहे हैं, याद रखेंगे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इंडियन फिलोसोफर्स कौन थे, इंडियन साइंटिस्ट कौन थे, महर्षि कणाद एंड पाकुड़ा कटियायामा। एंड यहां पर ग्रीक फिलोसोफर्स कौन है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ठीक है। नाम थोड़ा थोड़ा याद करते चलिए मेरे साथ। इन्होंने भी सेम चीज बताया, लेकिन हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने पहले बताया, इन्होंने बाद में बताया। इन्होंने भी सेम चीज बताया, क्या बोला कि अगर मैटर को डिवाइड किया जाए, वी विल रीच स्मॉलर एंड स्मॉलर, कहां गई मेरी पेन, हाँ, वी विल रीच स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स
स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मेरी पेन गायब हो जाती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का स्टेज आएगा एंड उसके आगे फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया एटम्स, एटोमोस बोलते थे, समथिंग विच कैनॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको आगे हम और तोड़ नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है, हमें तो पता है एटम बॉम्ब बनता है जिसमें एटम्स ब्रेक होते हैं, जिसको न्यूक्लियर फिजन बोला जाता है, एटम्स ब्रेक होकर एनर्जी निकलती है। तो ये बातें तो बाद में पता चली। इन्होंने क्या बोला, एटम एक ऐसी चीज है जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। ऐसा किसने बोला, डेमोक्रिटस ने बोला, ठीक है, डेमोक्रिटस ने नेम दिया एटम्स। यहां तक की बात आपको समझ में आई, वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी हिस्ट्री हमने पढ़ी, इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा एंड ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा। ओके, अब सुनिए, इसके बाद देखो ये सारी कहानियां ये लोग बता रहे थे उस 500 बीसी के दौरान में, बहुत पहले, लेकिन तब तक कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा वगैरह अवेलेबल नहीं था, किसी भी तरह का एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं हुआ था, सिर्फ अपनी अपनी थियरी, अपनी अपनी कहानियां, अपनी अपनी सोच लोग बता रहे थे, ठीक है। ये जो फिलोसोफर्स थे वो कोई एक्सपेरिमेंटली कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे 18th सेंचुरी का एंड हुआ, अब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने लगे एंड इनको दे रिकॉग्नाइज्ड द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। आपको भी पता होगा ना, एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, मैं ऑक्सीजन की बात करूं, मैं नाइट्रोजन की बात करूं, मैं कार्बन की बात करूं, मैं आयन की बात करूं, मैं सोडियम की बात करूं, ये सारे प्योर सब्सटेंसेज हैं, ठीक है। गैसेज हैं, सॉलिड्स हैं, और थोड़े बात करना है तो सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। दीज आर ऑल प्योर सब्सटेंसेज, ये सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। एंड कंपाउंड कब बनता है, जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाता है तो ये क्या है, ये बन गया कंपाउंड, बराबर है। उसी तरह कार्बन एंड ऑक्सीजन का CO2 बन जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन का CH4 बन जाता है, आयन और ऑक्सीजन का आयन ऑक्साइड बन जाता है, उसके भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, Fe2O3 भी होता है। तो ठीक है, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस एंड एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। तो ये साइंटिस्ट लोग को भी ये बात पता चल गया, हाँ बाबा एलिमेंट क्या होता है, प्योर होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंबाइंड स्टेट होता है, इतना इनको भी पता चल गया। लेकिन अब मजा कैसे आएगा, देखिए, दे बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन। इतना तो समझ में आ गया कि कंपाउंड बनता है, लेकिन क्यों बना, एलिमेंट्स ने कंबाइन किया क्यों, आखिर क्या मजबूरी थी उनकी कि उन्हें जुड़ना पड़ा, एकत्र आना पड़ा, एक साथ आना पड़ा। तो एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल था, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन, जब कंपाउंड बनता है तब क्या होता है, किस तरीके से वो कंबाइन करते हैं, ये सारी बातें पता करनी थी। तो वहां पर आते हैं हमारे हीरो एंटोइन एल लवोइजियर, ठीक है, लवोइजियर, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूं, एंटोइन एल लवोइजियर। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताए। कितने लॉज बताए, 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड these 2 laws of chemical combination were established after much experimentation। अब हवा में बातें नहीं हो रही हैं, अब एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके ये लॉज दिए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, सिर्फ सोच के नहीं बताना है, आपको प्रूव करके दिखाना है एक्सपेरिमेंट के साथ। एंड ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अकेले नहीं किए, उन्होंने जो एंटोइन एल लेवोइजियर है, इन्होंने जोसेफ एल प्राउस्ट, इनके साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए एंड ये 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सबसे पहले लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है, ध्यान से, रेडी नाउ। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, क्या मास में चेंज आता है, आइए समझते हैं विद एन एक्सपेरिमेंट। चलो, मैंने 2 सॉल्यूशंस लिए हैं, एक्स एंड वाई। अब यहां पर इन्होंने 3 जोड़ियां दी हैं, या तो आप कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, या तो आप बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ले सकते हो, ठीक है, जोड़ी जोड़ी दिया हुआ है, या फिर आप लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड ले सकते हो। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग, मुझे रिएक्शन करने के लिए 2 केमिकल की रिक्वायरमेंट है, तो या तो मैं पहला वाला लूंगा दोनों का, या तो मैं दूसरा वाला लूंगा दोनों का, या तो मैं तीसरा वाला लूंगा, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन इन्होंने मुझे दिए हैं। तो मैं आपको बताऊं मेरे पास क्या है, मेरे पास आज क्या अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या ले रहा हूं, बेरियम क्लोराइड, फॉर्मूला लिख दूं BaCl2, एंड मैंने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। सर ये फॉर्मूला कैसा आया, किधर से आया, आपको कैसा मालूम Na2SO4,
ये सब बातें भी आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। जैसे जैसे आप ये लेक्चर देखोगे ये सारे फॉर्मूलाज भी आप बना पाओगे खुद से, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन मजा आएगा समझने में। तो मैंने बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट लिया। अब इनको कैसे लिया सुनो, मैंने लिया एक कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर मैंने भरा सोडियम सल्फेट, मेरा जो Y वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, Y वाला, वो मैंने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर भरा। उसके अंदर मैंने डाली एक टेस्ट ट्यूब एंड उसके ऊपर मारा मैंने बूच लगा दिया। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर रहेगा मेरा X वाला सॉल्यूशन, मतलब बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड कॉनिकल फ्लास्क में Na2SO4। ठीक है, बात समझ में आई। फ्लास्क के अंदर Y वाला सॉल्यूशन लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर X वाला सॉल्यूशन लिया। अब हम क्या दिख रहा है ना आपको, अब हम क्या करेंगे देखिए, अब मैं इनका एक वजन लूंगा, एक छोटा वजन कांटा ले लिया मैंने एंड इसका मैं वेट देखूंगा कितना आ रहा है। तो मुझे पता चला 100 ग्राम। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका वेट कितना आ रहा है, 100 ग्राम आ रहा है, ठीक है, इतना हमने दिमाग में फिट कर लिया 100 ग्राम। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने पूरा उल्टा कर दिया। मुझे बताओ उल्टा करूंगा तो दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है और जो फ्लास्क के अंदर है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा एंड रिएक्शन होगा। ऐसा करके हिलाओ तो सब कुछ मिक्स हो गया, रिएक्ट हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मैं इसका फिर से वेट लूंगा, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या मास में कोई चेंज आया है, ये हमें देखना है, ठीक है। वेट नहीं बोलेंगे, चलो वेट तो अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको होता है वेट न्यूटन्स में होता है, मास ग्राम्स में होता है, किलोग्राम में होता है, तो चलो मैं मास की बात करूंगा, वेट नहीं बोलूंगा, मास बोलूंगा। पहले मास कितना था, 100 ग्राम्स, ठीक है, रिएक्शन के पहले 100 ग्राम्स था एंड रिएक्शन के बाद हमने, अच्छा बाय द वे ये रिएक्शन एक्चुअली में कैसा होता है, इसके अंदर क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड लिया BaCl2। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं ना, टेस्ट ट्यूब में मैंने सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4। अब इस रिएक्शन में क्या होता है ना, बहुत ही मजेदार चीज है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। और इसके अंदर जब हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, देखिए ध्यान से देखना, आपको व्हाइट कलर का पदार्थ बनते हुए दिख रहा है, व्हाइट कलर का कुछ सब्सटेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। स्लो मोशन में भी देखिए, है ना, कुछ तो व्हाइट व्हाइट कलर के पार्टिकल्स यहां पे बन रहे हैं। वो किस चीज के पार्टिकल्स हैं, आइए समझते हैं। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको मैं कौन से कलर से लिखूंगा तो दिखेगा, येलो दिखेगा, हाँ। Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड लिया था। तो इनको जब आप मिक्स करते हो, तब मैं एक एरो से बता रहा हूं क्या बनता है। ये जो बेरियम और ये जो सल्फेट पार्ट है वो एक साथ आ जाते हैं एंड बनाते हैं BaSO4 एंड सोडियम और क्लोरीन वाला पार्ट एक साथ आकर बनाते हैं NaCl। तो ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस आपको बनते हुए दिखता है वो एक्चुअली बेरियम सल्फेट का इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स है, ठीक है। इस इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब एक रिएक्शन में बना हुआ इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स। इनसॉल्यूबल मतलब वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है तो उसका व्हाइट कलर का पार्टिकल्स मुझे दिखाई देगा। कम ऑन, यस और नो, यस और नो। तो यहां पर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको आप एक डाउनवर्ड एरो से भी इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। आपको रिएक्शन बता दिया मैंने कि यहां पे हुआ क्या। अब आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पे। हमने फ्लास्क को उल्टा कर दिया, दोनों सॉल्यूशन X और Y मिल गए, रिएक्शन हुआ एंड आफ्टर द रिएक्शन में फिर से इसका मास मेजर कर रहा हूं, मुझे पता चलता है 100 ग्राम से है। मतलब एक रिएक्शन जब होता है मास में कोई चेंज नहीं आता, तो हम क्या बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट आपने लर्न करनी है, आपको नींद से भी झापड़ मार के कोई उठाए, आपको ये स्टेटमेंट आनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, क्या बताता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो आपका मास खत्म होगा, ना तो आपका मास नया क्रिएट होगा। मतलब अगर पहले 100 ग्राम था तो बाद में भी 100 ग्राम रहेगा, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा, ठीक है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, जितना मास पहले था उतना मास बाद में रहेगा। इट विल बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बनेगा ना डिस्ट्रॉय होगा। ये आपका हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, फिर एक दूसरा लॉ इन्होंने दिया, किन्होंने दिया था, एंटोइन एल लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। सेकंड लॉ क्या दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये भी बहुत बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, मजा आएगा आपको समझने में। ये क्या बोलता है, कौन सा कलर, येलो से लिखेंगे, लेवोइजियर along with other scientists,
ठीक है, और भी साइंटिस्ट थे ऑफ कोर्स, 2 लोग सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, इट इज अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वेर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। बराबर है, अगर मैं H2O की बात करूं, CO2 की बात करूं, CH4 की बात करूं, NH3 की बात करूं, SO2 की बात करूं, H2S की बात करूं, ठीक है, इन सब के अंदर आपको दिख रहा है कि 2-2 एलिमेंट कंबाइन हुए हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन है, मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन है। एंड अगर कुछ और बड़ा कोई कंपाउंड देखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं FeSO4, तो इसमें आयन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, फिर वैसे ही कॉपर सल्फेट हो गया, MgOH ट्वाइस। ये सब फॉर्मूला किधर से आता है सर, कैसा बनाने का, डोंट वरी, सारी बातें क्लियर होंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। यही सब हमें पढ़ना है कि ये फॉर्मूला आते कहां से हैं। तो यहां पर आपको मैग्नीशियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इन्होंने नोटिस किया कि जितने भी कंपाउंड हम देखते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए सिंपल बात है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। Each such compound had the same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। मतलब आप पानी कहीं से भी ले लो, आप नदी से लो, आप नाले से लो, आप नल से लो, बारिश का लो, समुंदर का लो, अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर, कहीं से भी पानी ले लो, उस पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा, H2O, यही प्रोपोर्शन रहेगा। ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले लो, दूसरे ग्रह पे चले जाओ, आप अब जाओ मार्स पे चले जाओ, उधर का कार्बन डाइऑक्साइड देखो, यही रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। आप मीथेन ले लो, कहीं पे भी, जुपिटर पे चले जाओ, सैटर्न पे चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको CH4 यही मिलेगा। तो जितने भी कंपाउंड है दुनिया में, उनके अंदर वही सेम एलिमेंट होते हैं इन द सेम प्रोपोर्शन, भले वो कहीं से भी आए, कोई भी उसको बनाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि जितने भी कंपाउंड्स हम देखते हैं उनके अंदर सेम एलिमेंट होते हैं एंड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, पानी का ही एग्जांपल मैंने आपको दिया, फिर वो पानी नदी का हो, लेक का हो, रिजर्वायर का हो, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, कहीं से भी हो, वो हमेशा क्या रहेगा, H2O, यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने 9 ग्राम वाटर लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग। 9 ग्राम वाटर आई टुक, इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:8 का होता है बाय मास। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आएगा। पानी के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो है 1:8 बाय मास। मतलब क्या, मतलब अगर मैंने 9 ग्राम वाटर लिया है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो यहां पर मास के हिसाब से क्या रेशियो बनता है, 1:8 का बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? 9 ग्राम वाटर में, अच्छा ठीक है, 18 ग्राम वाटर लिया, 18 ग्राम में क्या होएगा, मेरे को 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। तो 2/16 क्या बनता है, 1/8 बनता है। तो 1:8 का रेशियो है बाय मास। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड यही कंसेप्ट हर कंपाउंड में एप्लीकेबल। फिर मान लो मैंने अमोनिया लिया, अमोनिया, ठीक है, इसका क्या नाम है, अमोनिया, NH3। इसके अंदर क्या प्रोपोर्शन आपको मिलता है, आपको बताता हूं, 14:3। कैसा आया, किधर से आया, ये भी आपको समझ में आएगा आगे चलते। हम जब एटॉमिक मास पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये रेशियो कहां से आता है। अभी सिर्फ मेरी बात समझिए, 14:3 का रेशियो है बाय मास। ठीक है, मास के हिसाब से 14:3 का रेशियो है। तो अगर मैं 17 ग्राम NH3 लेता हूं तो उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन रहेगा एंड 3 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 14:3 का रेशियो है बाय मास, अकॉर्डिंग टू मास। कार्बन एंड ऑक्सीजन की बात करूं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, डिऑक्साइड्स, इसमें आपका रेशियो बनता है 3:8 का। कैसे आया आगे समझेगा, चिंता का विषय नहीं है, 3:8। तो फिर से मैं अगर 11 ग्राम CO2 लेता हूं तो 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, इस तरह से रेशियो बनता है। फिर मैं मीथेन लेता हूं, ये क्या नाम है, मीथेन, CH4, उसमें आपको रेशियो मिलता है 3:1, 3:1 का रेशियो मिलता है। तो अगर मैं 4 ग्राम CH4 लेता हूं तो उसमें 3 ग्राम कार्बन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है। क्या ये बातें आपको समझ में आई? तो जितने भी, फिर ये मीथेन कहीं से भी आए, किधर से भी, दूसरे ग्रह का हो, दूसरे गैलेक्सी का हो, कहीं का भी हो,
ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं का हो, अमोनिया भी कहीं का भी हो, किसी ने भी बनाया हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, यूएसए में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं से भी हो, ये प्रोपोर्शंस बाय मास रिमेन कांस्टेंट। एकदम क्लियर है ये पॉइंट, बहुत इसको बारीकी से डिटेल में बता रहा हूं, एकदम सिंपल करके आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें फाइनली क्या बताता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। बस एक कंपाउंड के अंदर या फिर केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। H2O में क्या था याद करो, क्या था मैं खुद भूल गया, 1:8, ठीक है 1:8 था। अमोनिया में क्या था? 14:3 था। CO2 में क्या था? 3:8 था। एंड CH4 में क्या था? 3:1 था। तो ये रेशियोज कांस्टेंट रहेंगे, डेफिनेट रहेंगे, ठीक है। आई होप दोनों लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ चिंता में पड़ गए सारे साइंटिस्ट। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। जितना हम किसी चीज के अंदर घुसते हैं उतनी प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉस। लॉ तो बन गया, कंजर्वेशन ऑफ मास बन गया, डेफिनेट प्रोपोर्शन बन गया, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन कैसा करने का? आपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया, मतलब एक्सपेरिमेंट करके आपने बताया कि वाटर के अंदर ऐसा ऐसा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐसा, डेफिनेट प्रोपोर्शन है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, हाँ बराबर है, सब मान लिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन करो कि ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन बताओ, ठीक है। सबसे बड़ा क्यों, वाई इज दिस हैपनिंग, ऐसा बताने का, ठीक है। तो अब एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, बड़े वाले हीरो की, जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मजेदार आदमी थे भाई जॉन डाल्टन। ही एक्सपांडेड ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर को डिवाइड करते 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 स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनता है ना, यही कंसेप्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड इसके ऊपर और अपनी थियरी बताई, मतलब इस कंसेप्ट को एक्सपांड किया, ठीक है। ही अडॉप्टेड एटम्स फ्रॉम द ग्रीक्स, जो डेमोक्रिटस ने नाम दिया था एटम्स फॉर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, उसको इन्होंने अडॉप्ट किया, एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोला, एंड ही स्टेटेड दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। कोई भी टाइप का मैटर है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम रहेगा। एंड दिस थियरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो दो लॉ हमने पढ़े, कौन से लॉ हैं? एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास है, एक तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दोनों लॉज के आधारित, इनके ऊपर बेस्ड इन्होंने अपनी थियरी दी, जिसका नाम था, थियरी का भी नाम बहुत सिंपल है, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सिंपल, ठीक है। थियरी किस पे आधारित है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इसके ऊपर बेस्ड इन्होंने अपनी थियरी बताई। चलिए, थियरी में कुछ पोस्ट्यूलेट्स हैं। थियरी में देयर आर 6 पोस्ट्यूलेट्स, ठीक है। पोस्ट्यूलेट मतलब इट इज लाइक अ रूल, ठीक है। इन्होंने बस बोला, इन्होंने कुछ रूल्स बताए, 6 पोस्ट्यूलेट बताए, उनका कोई प्रूफ नहीं है, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उन्होंने बोला मैं बता रहा हूं ना, बस मान लो। पोस्ट्यूलेट मतलब विदाउट एनी प्रूफ, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ। मैथ्स में पढ़ते हैं ना, थियरम होता है, थियरम मतलब एक स्टेटमेंट लेकिन उसकी प्रूफ भी होती है, प्रूफ किया होता है। पोस्ट्यूलेट मतलब इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, रिक्वायर्स नो प्रूफ, बस मान लो, ठीक है, उसको हम पोस्ट्यूलेट बोलते हैं। तो उन्होंने बोला एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का मैटर हो, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, ठीक है। एनी टाइप ऑफ मैटर, यहां लिखूं मैं, एनी टाइप ऑफ मैटर, कोई भी टाइप का मैटर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, इट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, ठीक है। ऑल मैटर is made of tiny particles called as atoms and they participate in chemical reactions. सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, और इन सब में आपको क्या दिखता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है। एंड यही एटम्स केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सिंपल बात। दूसरी बात क्या बताई? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल है, उसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में ना वो बनेंगे ना वो टूटेंगे। मतलब यहां पर क्या प्रूफ होता है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो सेकंड पोस्टुलेट है वो किस पे आधारित है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। क्या बोलता है? एक रिएक्शन में नया एटम नहीं तो बनेगा या तो टूटेगा, मतलब एटम्स बनेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं, जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। एटम्स ना तो क्रिएट होंगे ना तो डिस्ट्रॉय होंगे। मास विल रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहां पर ए और बी है, सी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो AC बना और B बना। इधर भी 3 एटम था और रिएक्शन के बाद भी कितना एटम है? 3 एटम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई भी एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, कोई भी नया एटम क्रिएट भी नहीं हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोला? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब यहां पर हाइड्रोजन की बात करूं H2, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं सारे के सारे सेम हैं, दे आर आइडेंटिकल एंड सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। ऑक्सीजन की बात करें O2, तो ऑक्सीजन के भी जितने एटम्स हैं सारे के सारे सेम हैं। मैं हीलियम की बात करूं, आयन की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, सोडियम की बात करूं, सल्फर की, फास्फोरस की, किसी की भी बात करूं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं सारे के सारे सेम हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। सिंपल पोस्टुलेट है, सिंपल रूल है। चौथा रूल क्या बोलता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखो भाई, सेम एलिमेंट के एटम सेम है तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है। सिंपल बात। मुझे बताओ, 2 हाइड्रोजन, इन दोनों का मास सेम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, सेम एलिमेंट है तो सेम मास सेम प्रॉपर्टी। अलग एलिमेंट है, अलग मास अलग प्रॉपर्टी, इसमें क्या बड़ी बात है? सिंपल पॉइंट है, इसमें तो कोई प्रूफ करने की भी बात नहीं है। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज अ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। होल नंबर मतलब क्या? मैं पानी की बात करूं तो इसके अंदर, अभी मैं मास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एटम्स की बात कर रहा हूं। 2 हाइड्रोजन एटम है, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं मास की बात नहीं कर रहा हूं। मास का रेशियो अलग था। मास का रेशियो क्या था? 1:8 का था। ठीक है, दिस वाज द रेशियो ऑफ मास, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, उसका रेशियो 1:8। मैं अभी एटम्स की बात कर रहा हूं, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। मतलब एटम्स जो हैं वो भी होल नंबर के फॉर्म में कंबाइन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2.2 हाइड्रोजन था एंड कितना बचा? 0.8 ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है ना, कोई फ्रैक्शन या कोई डेसिमल नहीं है। दे आर कंबाइनिंग इन स्मॉल होल नंबर्स। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, प्रॉपर पूरा 2। होल नंबर मतलब क्या? होल नंबर, पूरा नंबर, उसमें कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आता। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह CO2 की बात करें तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। ऐसा भी नहीं है कि 1.1 इज टू कितना बचा? 0.9 नहीं, कितना बचेगा? 1.9। हाँ बराबर ना? ऐसा है क्या? नहीं, डेसिमल्स नहीं आते। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। इधर 1:3, इधर 1:4। इसी तरह से एटम्स, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं कंपाउंड के अंदर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, the relative number and kind of atom are constant in a given compound। ये जो लॉ है, 6th लॉ, ये किसके ऊपर आधारित है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। क्या बोलता है? द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। मतलब H2O में भले वो H2O कहीं से भी आए, हमेशा 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 ऑक्सीजन रहेगा। इसी तरह से कॉम्बिनेशन होगा। CO2 कहीं से भी आए, किसी भी लैबोरेटरी में बना हो, हमेशा 1 कार्बन रहेगा, 2 ऑक्सीजन रहेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स रिमेन कांस्टेंट एंड द काइंड्स ऑफ एटम। ऐसा भी नहीं है कि कार्बन के, इंडिया का CO2 में CO2 है, किधर और के कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जगह दूसरा कुछ है, नहीं। द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम रिमेन कांस्टेंट। कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये डेफिनेट प्रोपोर्शंस के ऊपर आधारित है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन। तो ये जो एटम्स का रेशियो है दिस इज कांस्टेंट। फिर वो कंपाउंड कहीं से भी आया हो, दिस नंबर एंड दिस नंबर ऑफ एटम्स
रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए थोड़े क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, तो मजा आएगा। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ध्यान से सुनना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पहले तो मैं ये रिएक्शन लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं क्या हुआ, प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस CO2 प्लस वाटर बराबर है, ये रिएक्शन हुआ। अब इसमें ये लोग ने क्या बोला, 5.3 ग्राम्स, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। 5.3 grams of sodium carbonate reacted with 6 grams of acetic acid, बराबर। The products were 2.2 gram of CO2, 2.2 gram, 0.9 gram water, 0.9, and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. सिंपल सी बात है, मुझे बताओ यहां पर इसको और इसको अगर ऐड किया जाए तो कितना हो गया, 11.3 ग्राम्स आ रहा है। ठीक है, आपको पता है एरो जो होता है, बीच में एरो है ना, उसके लेफ्ट में हम रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है 11.3 ग्राम एंड एरो के बाद में जो आता है उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में 8.2 प्लस 2.2 कितना हो गया, 10.4 प्लस 0.9 कितना हो गया, 11.3 ग्राम्स। ठीक है, तो रिएक्शन होने के पहले भी उतना ही मास है, रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मास है। सो यस, दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन अग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में है, कोई भी नया मास क्रिएट नहीं हुआ, ना कहीं पे मास डिस्ट्रॉय हुआ है। ओके, चलिए फिर दूसरी बात क्या बोली, सेकेंड क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास, बराबर है, टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? मैं ये पॉइंट सब बाद में पढ़िए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि 1:8 का रेशियो है बाय मास, मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या बात सही है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 9 ग्राम ऑफ वाटर। ये दोनों मिला के 9 ग्राम वाटर बनाते हैं। क्या ये बात सही है? कम ऑन, यस और नो? सो अगर मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो मुझे कितना लगेगा? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको 3 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 24 ग्राम्स का आंसर आएगा। तो आपको 24 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा टू रिएक्ट विथ 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पॉइंट वाइज देख लिया। इट इज गिवन दैट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास टू फॉर्म वाटर इज 1:8। ठीक है, 1:8 का रेशियो है। द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 8 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम लगता है ऑक्सीजन। देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 8 3 24 ग्राम्स। वेरी सिंपल। ठीक है, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? Second postulate था atoms are indivisible and they cannot be created nor destroy or be destroyed in a chemical reaction। ना तो वो बनेंगे ना तो तबाह होंगे एक रिएक्शन के अंदर। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर आधारित है। यहाँ पे भी 3 एटम आपको दिख रहे हैं बिफोर द रिएक्शन एंड 3 एटम आपको दिख रहे हैं आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस? ये जो सिक्स्थ पोस्टुलेट हमने पढ़ा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो मैंने बताया H2O में हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहेंगे, फिर वो कहीं से भी आए, चाहे कहीं से भी बना हो। फिर मैंने CO2 की बात की, मैंने CH4 की बात की, मैंने अमोनिया की बात की। मैं किसी भी कंपाउंड के बारे में बात करूं तो ये लॉ हमेशा सही साबित होगा। ठीक है, द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे चलते हैं। तो भाइयों और बहनों, क्या है एटम? व्हाट इज एन एटम? आइटम आइटम नहीं बोलने का, व्हाट इज एन एटम? देखिए, आपने कभी एक इंसान को ब्रिक्स लगाते हुए देखा है? फिर मान लो उसने ब्रिक्स लगाते लगाते एक दीवार खड़ी कर दी, दीवार।
फिर धीरे धीरे करके उसने रूम्स बनाए, बेडरूम्स वगैरह बनाए, एंड ऐसे काफी सारे रूम्स मिलकर पूरा बिल्डिंग बनता है। ठीक है, बिल्डिंग तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसका स्मॉलेस्ट यूनिट एक ब्रिक है। कैन आई से जो पूरा कार्यक्रम है बिल्डिंग का वो शुरू ब्रिक से हुआ था। अगर ब्रिक ना होती तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग भी ना बनती। एक एक ब्रिक जोड़ जोड़ के इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी। आज बुर्ज खलीफा है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उसका स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहेगा, एक ब्रिक रहेगा। यस और नो। उसी तरह से आपने एक एंट हिल देखा जहां पे एंट्स रहते हैं, इतना बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा एंट हिल्स भी होता है, लेकिन उसका भी स्मॉलेस्ट यूनिट इज अ ग्रेन ऑफ सैंड। क्या ये बात बराबर है? बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक है, एंट हिल का स्मॉलेस्ट यूनिट ग्रेन ऑफ सैंड है। उसी तरह से इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितना सारा मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, इट इज एटम। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर इन द यूनिवर्स इज एटम। यही एटम है ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अब कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, हाउ बिग और हाउ स्मॉल आर एटम्स? बहुत छोटे है ना। एटम्स आर वेरी स्मॉल, they are very very small, they are smaller than anything that we can imagine or compare with। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते, आप किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते, उससे भी छोटा आइटम होता है। ठीक है, आपको एक सिंपल बात बताऊं, एक पेज ले लो, अभी आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, उसका एक पेज ले लो, उस पेज का जो थिकनेस है ना, मान लो ये ऐसा एकदम पतला सा पेज होता है इतना, उस पेज के थिकनेस में, आपको थिकनेस समझ में आती है? ठीक है, पतला पेज है, पेज की जो थिकनेस है ना, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स लगे होंगे, तब जाके वो इतना सा थिक पेपर बना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एटम्स आर सुपर सुपर स्मॉल। अब इसको एक मिनट, अरे भाई बाहर कैसे जाने का? एटम्स आर सुपर स्मॉल। आपकी जो पेज की थिकनेस है उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स लगे हुए हैं। नाउ एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। देखो यहां पर भी एटम का एक रेडियस होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आपको पता है एटम में एक न्यूक्लियस होता है, बीच में ड्रॉ हो रहा है ना, हाँ, बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, एंड उसके आजू बाजू में कुछ शेल्स होते हैं, कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, नाउ सिंपल बात बताता हूं, न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल है उस तक का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस आपको समझ में आ गया। एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल, शेल मतलब क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। न्यूक्लियस से लेकर शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एटॉमिक रेडियस, एंड उसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। कौन से मीटर में? नैनोमीटर। भाई साहब नैनोमीटर कितना छोटा होता है पता है? आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। 1 नैनोमीटर, एनएम लिखते हैं, ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। सर मतलब क्या? इसका मतलब नहीं समझ में आया, बताता हूं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1, अच्छा मुझे बताओ 10⁹ डिनोमिनेटर से मैं अगर न्यूमरेटर में ले जाऊं तो मैं 10⁻⁹ मीटर ऐसा लिख सकता हूं। थोड़ा सा बेसिक्स इंडाइसिस वगैरह आपने सीखा है ना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इसका भी क्या मतलब हुआ सर? नहीं समझ में आया? सुनो, नीचे लिख रहा हूं, जगह लगेगा थोड़ा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ इसका मतलब है 0. डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स, तो उसमें से 8 जीरो होंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो के बाद 1। डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स आते हैं, उसमें से 8 जीरो होता है और लास्ट में 1 आता है, तब जाके आगे लिखूंगा मैं मीटर। 0.000000001 मीटर इज 1 नैनो, अरे किधर गया? नैनोमीटर, बहुत छोटा। एक और इसका एग्जाम्पल अगर आपको दूं मैं, इधर से लेके इधर तक ये 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। इसको आप अलग कलर से करेंगे। कहां गया कलर? इसको आप डिवाइड करो, टिक 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 टिक। कितनी बार डिवाइड करोगे? 10⁹ टाइम्स। 1 मीटर को आप 10⁹ टाइम्स डिवाइड करोगे तो जो डिवीजन रहेगा वो डिवीजन क्या रहेगा? 1 नैनोमीटर रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये और नो। अभी कुछ साइजेस के बारे में बात किया है कि एप्पल कितना होता है। अच्छा ये सब मीटर में है,
10⁻⁻1 मीटर, मतलब क्या हो गया 0.1 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर। एक एप्पल 10 सेंटीमीटर का रेडियस होता है, ठीक है ना। एंड की बात करें तो 0.10⁻³ मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, 2 0 रहेगा और 1 1 रहेगा, 0.001 मीटर। 10⁻⁴ ग्रेन ऑफ सैंड, 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 4 डिजिट, 0.001 मीटर। फिर मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, आपके ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है कि नहीं। 10⁻⁸ 0.1 2 3 4 5 6 7 1 मीटर। क्या बात सही है? डेसिमल के बाद 8 डिजिट। 10⁻⁹ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं हम, H2O की बात कर रहे हैं। H2O का अगर रेडियस, मॉलिक्यूलर रेडियस की बात करें तो वो हो गया 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 मीटर। एंड 10⁻⁻10 रहेगा एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो कहानी तो आपको समझ में आई है मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं एटम्स, वेरी वेरी स्मॉल। नाउ एटम्स को देखना तो इम्पॉसिबल था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आने के बाद, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद अब हम मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हैं एंड हमें एटम्स दिखाई देते हैं। तो यहां पर अगर आप गौर से देखो, इसको मैं जूम करूं, अच्छा ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये 5 नैनोमीटर का, मतलब समझ लो ना, यहां से लेके यहां तक ये 5 नैनोमीटर है। तो 5 नैनोमीटर के अंदर कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं मेरे को बताओ। 5 नैनोमीटर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑलमोस्ट 14 छोटे 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 एटम्स 5 नैनोमीटर के दायरे के अंदर फिट किए हुए हैं। इतने छोटे होते हैं आपके एटम्स। क्लियर है बात? ना यहां तक एकदम क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे जो डेल्टन भाई साहब थे, इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स बनाए। व्हाट आर दी मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मॉडर्न डे सिंबल्स अलग हैं। ये जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे डेल्टन भाई साहब इन्होंने दिए थे। एंड डेल्टन was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. उन्होंने सिंबल्स बनाए और एक स्पेसिफिक सेंस में बनाए। मतलब क्या? मतलब अगर मैं ये सिंबल हाइड्रोजन के लिए बना रहा हूं, गोला बना के बीच में डॉट बना रहा हूं, इसका मतलब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये सिंबल का मतलब होता है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये सेंस यूज करके डाल्टन ने ये सिंबल्स बनाए। अगर मैं फॉस्फोरस के लिए ये उल्टा वाई बना रहा हूं तो दिस मीन्स 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस के एक एटम की बात हो रही है। एक सिंबल मतलब एक एटम। इस सेंस में डाल्टन भैया ने ये सिंबल्स बनाए थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन यार इतने सारे अजीब अजीब सिंबल्स कौन याद रखेगा यार। किधर सर्कल बनाओ, किधर चौकड़ी मारो, किधर उल्टा वाई बनाओ, अंदर आई लिखो, एस लिखो, ऐसा डॉट बनाओ, रंगोली बनाओ अंदर, है ना। ये सब क्यों करना है? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाने का है? याद भी नहीं रहेगा। एंड अगर मुझे कोई रिएक्शन फटाफट लिखना है तो इतना सिंबल बिंबल किधर बनाते बैठेगा, पागल हो जाएगा, है ना। तो फिर हमारे बर्जिलियस भाई साहब आए, इन्होंने सजेस्ट किया दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स शुड बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। आप एलिमेंट का नाम ले लो ना, आप इतना ये सब क्यों कर रहे हो ऐसा, फिर अंदर ऐसा उल्टा वाई बना रहा है, अंदर ऐसा चौकड़ी, ये सब क्यों कर रहे हो फालतूगिरी, ये सब छोड़ो, हटाओ, मत करो ये सब। इन्होंने बोला इतना सुंदर नाम है हाइड्रोजन, इतना सुंदर नाम है, उसी नाम में से एच ले लो ना, हो गया खत्म। एच लिखा मतलब हाइड्रोजन, समझ गए ना बात। आप नाम में से एक लेटर ले लो, 1 या 2 लेटर, एंड उससे ही आप उसका सिंबल बना दो। बर्जिलियस भाई साहब प्रणाम आपको, इतना अच्छा आइडिया दिया इन्होंने, ठीक है। तब जाके जो एलिमेंट्स के सिंबल हैं वो उनके नाम के ऊपर आधारित है। अभी शुरू शुरू में क्या हुआ, ध्यान से सुना। इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वेर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेर दे वेर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो एलिमेंट के नाम थे वो एलिमेंट कहां मिला उस जगह के ऊपर नाम पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, साइप्रस नाम की एक जगह है, कहां पर है, मेडिटेरेनियन सी, आपको दिख रहा है, ऊपर टर्की, नीचे इजराइल, बीच में मेडिटेरेनियन सी में आपको यहां पे साइप्रस दिखेगा, ये छोटा सा एक आइलैंड बना हुआ है। वहां पर कॉपर डिस्कवर हुआ तो साइप्रस के नाम पे उसका नाम पड़ा कॉपर। एक्चुअली लैटिन नेम है क्यूप्रम, ये उसका लैटिन नेम है। तो साइप्रस के ऊपर से नाम पड़ा क्यूप्रम, ओके। एंड बाद में हम उसको जनरल भाषा में इंग्लिश में कॉपर बोलने लगे। तो शुरू शुरू में जो नाम पड़ते थे एलिमेंट के वो कहां मिला उसके हिसाब से, उस जगह के हिसाब से नाम पड़ जाता था। और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं। जर्मेनियम जर्मनी में मिला तो जर्मेनियम हो गया। गैलियम एक जगह है, गैलिया फ्रांस में, तो गैलियम पड़ गया।
फ्रांसियम नेम्ड आफ्टर फ्रांस, अमेरिसियम नेम्ड आफ्टर अमेरिका, कैलिफोर्नियम नेम्ड आफ्टर कैलिफोर्निया, बर्किलियम नेम्ड आफ्टर बर्कली। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एलिमेंट के जो जगह के ऊपर नाम रख दिया, जिधर मिला जिधर बना उसके हिसाब से नाम रख दिया, ऐसा होता था। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, कुछ कुछ नाम थे जो कलर के ऊपर आधारित थे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड था, पुराना वर्ड था गोल्ड, जिसका मतलब एग्जैक्ट गोल्ड नहीं था, गुलबा ऐसा कुछ तो नाम था, गुलदा ऐसा कुछ तो, गुलदा, पुराने पुरानी इंग्लिश में ऐसा एक शब्द था गुलदा, गोल्ड गोल्ड के जैसा, एंड उस शब्द का ऐसा लिख रहा हूं मैं, गुलडा ऐसा कुछ शब्द था, इसका मतलब था येलो, इसका मतलब क्या था, येलो, येलो और शाइनी ऐसा कुछ तो नाम, ऐसा मीनिंग था उसका। तो जब गोल्ड डिस्कवर हुआ उसका येलो कलर था, तो उस मेटल का नाम फिर गोल्ड रखा गया। ठीक है, तो पहले शब्द आया, शब्द का मतलब था येलो, एंड उस शब्द को बाद में उस मेटल को दे दिया गया बिकॉज उसका कलर येलो था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वर टेकन फ्रॉम कलर्स, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। एंड अभी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एलिमेंट्स के नेम्स, उनके सिंबल्स एंड उनके यूनिट्स, यूनिट्स मतलब उसका एटॉमिक मास कितना होगा, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं एलिमेंट की, एंड उसके नाम, उसके सिंबल्स, एवरीथिंग ये लोग अप्रूव करते हैं। IUPAC इट इज द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं वो वहां पर काम करते हैं, एंड वो सब एक्सपेरिमेंट करके मतलब एकजुट होकर ये सारी चीजें अप्रूव करते हैं, एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल, उसके जो भी यूनिट्स बनते हैं वो सब कुछ। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, तो नाम कैसे पढ़ने लगे, जगह के ऊपर बेस्ड था या फिर कलर के ऊपर बेस्ड था। एंड सिंबल्स, बर्जिलियस जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि सिंबल ऐसा तुम सर्कल बिरकल मत बनाओ, एलिमेंट का जो नाम है उसके ही ऊपर आधारित उसका सिंबल बना दो। ठीक है, तो मेनी ऑफ द सिंबल्स, देखो ध्यान से, मेनी ऑफ द सिंबल्स फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम। एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन के नाम में से उसका फर्स्ट लेटर ले लो या फिर सेकंड ले लो, फर्स्ट 2 लेटर्स भी आप ले सकते हो। एल्यूमिनियम में आपने L लिया, अच्छा उसमें भी क्या है, पहला जो लेटर रहेगा आपका वो हमेशा कैपिटल रहेगा एंड दूसरा जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा। ठीक है, कोबाल्ट है तो आप CO लिखते हो, तो कोबाल्ट का CO लिखते हो तो C कैसा है, कैपिटल है, एंड O कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। और कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा, और ले लेते हैं मैग्नीशियम, चलो नहीं मैग्नीशियम नहीं लेंगे, क्या ले सकते हैं और, हीलियम, हीलियम लिया, उसका सिंबल है HE, तो पहला लेटर कैपिटल है दूसरा स्मॉल है। फिर मैंने लिया लिथियम, उसका सिंबल है Li, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। फिर मैंने लिया बेरिलियम, उसका है Be, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन ले लो NeON, उसका सिंबल है Ne, तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। तो इस तरह से सिंबल पढ़ने लगे, फर्स्ट एंड, या तो फर्स्ट लेटर लो या तो फर्स्ट 2 लेटर्स लो, एंड पहला कैपिटल रहेगा दूसरा स्मॉल रहेगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, है ना? बहुत सिंपल चीज है। द फर्स्ट लेटर ऑलवेज रिटन एज कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर विल बी अ स्मॉल लेटर। ठीक है, या तो आप फर्स्ट लेटर ले सकते हो या तो फर्स्ट 2 लेटर्स ले सकते हो। फिर कुछ कुछ एलिमेंट्स जो थे, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, ठीक है, एंड अ लेटर विच इज अपियरिंग लेटर इन द नेम। मतलब अभी मैं अगर मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम, तो उसमें Mg आता है, तो मैग्नीशियम में पहला लेटर तो लिया है लेकिन फिर आगे आने वाला एक लेटर ले लिया। हाँ यहीं पे दिया हुआ है ना, क्लोरीन दिया, जिंक दिया हुआ है Zn, जिंक का Zn, तो पहला और तीसरा। वैसे ही क्लोरीन में भी C एंड L, ठीक है ना। तो कुछ देखो, 3 बातें याद रखो, या तो फर्स्ट लेटर लिया, या तो फर्स्ट लेटर लिया, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, या तो फर्स्ट लेटर लिया, या तो फर्स्ट 2 लेटर लिए। फर्स्ट 2 लेटर में हीलियम बोला, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, नियॉन हो गया, फेरम हो गया, है ना, नाट्रियम, सोडियम हो गया, कॉपर का क्यूप्रुम हो गया। या तो फर्स्ट एंड लेटर अपीयरिंग लेटर, अपीयरिंग लेटर,
पहला लेटर एंड बाद में आने वाला लेटर, ठीक है, सेकंड नहीं। तो इसमें क्या एग्जांपल लिया हमने, क्लोरीन ले लिया, जिंक ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, है ना। सो यू गेट द पॉइंट। इस तरह से नाम पे से सिंबल्स पढ़ने लगे। एंड फिर कुछ और जो सिंबल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द लैटिन और जर्मन और ग्रीक नेम। तो यहां पर आयन की बात करते हैं, ये आयन है, फिर ये क्या लिया है, सोडियम है ना, सोडियम, एंड ये पोटेशियम है। तो इनके जो लैटिन नेम्स हैं, फेरम, नाट्रियम, केलियम, लैटिन नेम्स के हिसाब से Fe, आयन का फेरम है तो Fe आया, सोडियम का लैटिन नेम नाट्रियम है तो उसका सिंबल Na आ गया, पोटेशियम का लैटिन नेम केलियम है तो उसका K आ गया। आपने एंटीमनी सुना है, एंटीमनी एक टाइप का मेटलॉइड है, ठीक है। मेटलॉइड क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। एंटीमनी का सिंबल होता है Sb, तो उसका जो दूसरा नाम है लैटिन नेम वो है टिबियम, उसके ऊपर से Sb पड़ा। उसी तरह से टिन सुना है आपने, उसका सिंबल होता है Sn, एंड ये उसका लैटिन नेम स्टैनम के ऊपर से पड़ा है। आपने टंगस्टन सुना है, टंगस्टन, उसका सिंबल W होता है, दिख रहा है आपको। तो उसका जो जर्मन नेम है वो है वुल्फ्राम, वुल्फ्राम, तो वुल्फ्राम पे से टंगस्टन का W पड़ा, टिन का Sn पड़ा स्टैनम लैटिन नेम से, एंड एंटीमनी का स्टिबियम पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका जो सिंबल है वो उसके लैटिन, जर्मन या ग्रीक नेम से आया हुआ है, ठीक है। यहां तक बात आपको पूरी एकदम क्लियर हो गई है। नाउ ये कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको यहां पर दिए हुए हैं, ये सारे सिंबल आपको आज के आज याद नहीं रखने हैं, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि 1 to 20 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं, पानी पी लूं, थोड़ा सा पानी पी लूं। 1 to 20, चलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 1 to 10 हो गए। इनको याद कैसे करोगे आप, हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। देखो बहुत ही सिंपल चीज आपको बता रहा हूं, हाय हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, बी फॉर बेरिलियम, बोरॉन कार्बन, न्यूज नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे फ्लोरीन, नाइट नियॉन। हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये आपका 1 to 10 हो गया, याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा। चलिए 11 to 20 का क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे आप, हमने बोलना है ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ना फॉर ये आ गया आपका सोडियम, मांगो इज मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, से इज सिलिकॉन, पेप्सी फॉस्फोरस, सोडा सल्फर, कोला क्लोरीन, और इज आर्गन, बराबर, काजू इज पोटेशियम, केलियम, कतली इज कैल्शियम। तो 1 to 20 एलिमेंट्स, 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए, याद होना चाहिए। हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। आई होप इतना तो क्लियर है एकदम सबको। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में यहां पे बात करनी है, एटॉमिक मास। आई होप आपको बाकी सारी चीजें समझ में आई कि एटम क्या होता है, उसकी साइज कितनी होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटम्स के जो नाम है वो कहां से आए, 1 to 20 एलिमेंट्स को आप कैसे याद करोगे, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक मास, वेरी इंटरेस्टिंग, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। चलिए, एक सिंगल एटम का मास डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक एटम, इतना सा एटम, उसका मास आप कैसा निकालोगे, वेरी डिफिकल्ट। तो यहां से इस कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कि मैं फ्रूट खरीदने गया, ठीक है, फ्रूट सेलर के पास गया, एंड उसके पास वजन काटा होता है ना, वजन काटा कहां गया, उसमें वो छोटे छोटे वेट्स रखता है, 1 kg का वेट हो गया, 2 kg का वेट हो गया, 5 kg का हो गया। मान लो इसके पास वेट्स नहीं थे, ठीक है, इसके पास वेट्स नहीं है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो कुछ नहीं था। इसने क्या किया, एक तरबूज लिया, तरबूज को उसने बोला कि ये जो एक तरबूज है इसके अंदर 12 फ्रूट मास यूनिट्स हैं, फ्रूट मास यूनिट, FMU, समझ के लो, कंसेप्ट समझो। एक तरबूज है, तरबूज को बोला इस तरबूज में 12 फ्रूट मास यूनिट हैं। उसने इस तरबूज के 12 टुकड़े कर दिए, ठीक है, 12 फ्रूट मास यूनिट है, 12 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा उसको मैं 1 फ्रूट मास यूनिट बोल सकता हूं, 1 FMU, एक टुकड़ा इज 1 FMU, यस और नो, इतनी बात सिंपल है।
तरबूज को काटा, 12 टुकड़े हुए, एक टुकड़े को मैंने 1 FMU बोला, 1 फ्रूट मास यूनिट। अब इसको मैं, ये जो FMU है, एक तरबूज का टुकड़ा है, इसको मैं एज अ रेफरेंस यूज करूंगा और मैं इसके साथ रिलेट करूंगा दूसरे जो फल हैं उनको। कैसे? ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैंने लिया एप्पल, एप्पल वॉज इक्वल टू 1 FMU, मतलब जो एक पीस है तरबूज का, एप्पल का और उस एक पीस का जो मास था वो सेम था, तो मैंने एप्पल का जो मास निकला वो भी 1 FMU आया, बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एप्पल को उस तरबूज के टुकड़े के साथ में रिलेट कर रहा हूं, है ना, रिलेटिव मास निकाल रहा हूं एप्पल का, ग्राम्स में नहीं निकाल रहा हूं, रिलेशन में निकाल रहा हूं। तरबूज के टुकड़े के रिलेशन में रिलेटिव मास कितना है, एप्पल का कितना आया, 1 FMU आया। ठीक है, और एक एग्जांपल, मैंने एक पपाया लिया, पपाया के सामने मुझे 2 टुकड़े रखने पड़े, मतलब इस पपाया का रिलेटिव मास कितना रहेगा, 2 FMU, 2 फ्रूट मास यूनिट, 2 टुकड़े के बराबर है। कम ऑन, सॉरी, कंसेप्ट चमक रहा है कि नहीं। फिर मैंने एक खरबूजा, मस्क मेलन लिया और उसके सामने मुझे 4 टुकड़े रखने पड़े, तो उस मस्क मेलन का रिलेटिव फ्रूट मास कितना आ गया, 4 FMU, 4 फ्रूट मास यूनिट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एंड लास्ट में मैंने एक पाइनएप्पल लिया, पाइनएप्पल के सामने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े रखने पड़े, तो पाइनएप्पल वाज इक्वल टू 8 फ्रूट मास यूनिट। तो अब हिसाब लगा लो, अगर मैंने एक FMU का प्राइस रखा था 10 रुपीज, तो एक एप्पल मेरे को 10 रुपीज का पड़ा, एक पपाया मेरे को 20 रुपीज का पड़ा, मस्क मेलन 40 का है, पाइनएप्पल 80 का है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इस तरह से मैं तरबूज के टुकड़े के साथ रिलेट करके अलग अलग फ्रूट्स का मास निकाल रहा हूं। उसी तरह से एटम्स का भी मास रिलेटिव तरीके से निकाला गया, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया। कैसे? सेम कंसेप्ट, लेकिन यहां पर हम कार्बन 12 एटम लेंगे, कार्बन का। अच्छा, ये 12 क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। मतलब बेसिकली इसका एटॉमिक मास 12 पकड़ा, ठीक है, एटॉमिक मास इसका 12 है, कार्बन 12। इसको हमने माना स्टैंडर्ड रेफरेंस। इसके पहले ऑक्सीजन को भी लिया गया था एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस, लेकिन 1961 में कार्बन 12 को फाइनल किया गया कि कार्बन 12 हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस रहेगा। ध्यान से सुनना, इसको इन्होंने बोला 12 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे एक तरबूज को हमने 12 फ्रूट मास यूनिट बोला, वैसे यहां पे कार्बन 12 को, कार्बन के एटम को मैं क्या बोल रहा हूं, 12 एटॉमिक मास यूनिट है। सिंपल। अगर मैं इस कार्बन को 12 टुकड़ों में डिवाइड करूं, काट दूं 12 टुकड़ों में, तो उसका एक टुकड़ा क्या रहेगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये जो एक टुकड़ा है ये क्या है, इट इज 1/12 ऑफ C12। क्या ये बात बराबर है? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ये एक टुकड़ा 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। क्या ये बात आपको समझ में आई? जस्ट लाइक तरबूज के 12 टुकड़े किए, यहां पर भी कार्बन 12 के 12 टुकड़े कर दिए एंड मुझे 1 एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन मिल गया। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। क्या ये बात क्लियर है? अब इसके रिलेशन में मैं बाकी एटम्स का मास निकालूंगा, रिलेटिव मास निकालूंगा। ठीक है, कम ऑन, यस और नो। एंड ये जो AMU था, एटॉमिक मास यूनिट, इसको बाद में सिर्फ U बोलने लगे। AMU इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके इसको हम U लिखने लगे। U मतलब क्या, यूनिफाइड मास। ठीक है, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ नाम बदल दिया, AMU के जगह पे U लिखा, यूनिफाइड मास, इतना ही चेंज हुआ। ठीक है, चलिए, तो मैंने ये एक टुकड़ा, इसको मैंने 1U बोला। 1U मतलब क्या, यूनिफाइड मास। अब हाइड्रोजन को जब मैंने वजन कांटे पे रखा मेजरमेंट करने के लिए, तो हाइड्रोजन किसके बराबर था, 1U के बराबर था, एक टुकड़े के बराबर था। ठीक है, तो हाइड्रोजन का रिलेटिव मास हमें पता चला 1U। किसके रिलेशन में, कार्बन 12 एटम के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह से मैं यहां पे हीलियम का मेजरमेंट करूं, तो हीलियम के लिए मुझे 4 टुकड़े रखने पड़े, तो हीलियम 4U के बराबर है, 4 यूनिफाइड मास, या फिर 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिथियम रखा, तो उसके सामने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े रखने पड़े, तो लिथियम 7U के बराबर है। U मतलब क्या, फिर से लिख देता हूं, U मतलब यूनिफाइड मास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर मैंने नाइट्रोजन भी रखा, नाइट्रोजन के सामने मेरे को, ओए बाबा, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टुकड़े रखने पड़े तो नाइट्रोजन वॉज 14U। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक और बार, कार्बन 12 को क्या माना गया? स्टैंडर्ड रेफरेंस, और उसका मास कितना फिक्स किया गया? 12 AMU फिक्स किया गया, ठीक है, 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। फिर उसको डिवाइड किया गया इनटू 12 टुकड़ा, तो उसमें से एक 1 AMU, इसका डेफिनेशन क्या हो गया? 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का एक 12वां हिस्सा, 1/12 पार्ट। आई होप दिस पॉइंट इज सुपर क्लियर हो गया है। एटॉमिक मास क्या होता है, कहां से आता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है? कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है ना। कार्बन किधर गया? कार्बन 12 एटम का कितना होता है? 12 होता है। नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। आपको ये सारे याद कर लेने हैं, थोड़े आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, अभी हमने इसका डेफिनेशन लिखा। एन एटॉमिक मास यूनिट AMU इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, जो मैंने आपको बताया, सिंपल। इट इज रिप्रेजेंट एज AMU और U का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। इट इज यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू एक्सप्रेस एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 7 है, हीलियम का 4 है, नाइट्रोजन का 14 है ना, उस तरह से। Why is it not possible to see an atom with naked eye? Because बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देगा। The size of an atom is so small that it is not possible to see it with naked eyes. आगे चलते हैं। अब इसके आगे आपका चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होगा। ऑलरेडी इंटरेस्टिंग था काफी, अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? एटम्स किस तरह से पाए जाते हैं हमारे नेचर में? देखिए, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मेरी पेन गायब हो गई। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, नॉट ऑल, मोस्ट एलिमेंट्स, दे आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सिंगल एटम की तरह पाए नहीं जाते। एटम्स कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं एंड मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं। क्या बात बराबर है? एटम्स जो हैं वो एज अ सिंगल एटम आपको नहीं मिलेंगे, वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या फिर आयन बनाते हैं। आयन क्या होता है ये हम आगे चलते हैं देखने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोला है। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज कुछ एलिमेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये कौन है? ये नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस। ये लोग रिएक्ट नहीं करते, ये लोग मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये लोग, ये जो नोबल गैसेस हैं, इनके जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली पाए जाते हैं। मतलब इनके अंदर आपको एटम्स सिंगल एटम के फॉर्म में दिखेंगे। मतलब हीलियम का एक अकेला एटम आपको मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन की बात करें तो वो हमेशा H2, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड मॉलिक्यूल बनाकर आपको मिलेगा। सिंगल एटम हाइड्रोजन का आपको एग्जिस्ट नहीं मिलेगा। यहां पर नोबल गैसेस का एटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम बेसिक बात बता रहा हूं, ठीक है। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। मतलब अगर पानी है H2O, ये मॉलिक्यूल बना, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाए एंड ऐसे बहुत सारे करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, लार्ज नंबर में एग्रीगेट होंगे। एग्रीगेट मतलब जमा होंगे, तब जाके इतना सारा पानी आपको दिखेगा, है ना। इतना आपको आकाश दिख रहा है, आपको पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, इंसान दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, वहां पे पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो ये इतनी सारी चीजें क्यों दिखती हैं? बिकॉज ये जो भी मॉलिक्यूल हैं, आयंस हैं, ये आपस में इकट्ठा होते हैं, एग्रीगेट होते हैं लार्ज नंबर में, तब जाके हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? अरे बाबा कितनी बार बोलने का, मॉलिक्यूल मतलब क्या? एलिमेंट जब भी कंबाइन होता है मॉलिक्यूल बनाता है। अ मॉलिक्यूल is in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together. Simple. Group of 2 or more atoms which are bonded together. कौन से टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं? जेम्स बॉन्ड नहीं, फेविकॉल का बॉन्ड नहीं। कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं? 2 बेसिक बॉन्ड हम समझने वाले हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आगे समझेंगे, कोवैलेंट होता है और आयोनिक होता है। और भी होते हैं, और भी तरह के बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डेटिव बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, लेकिन हम वहां पर नहीं जा रहे। हम 10th के लेवल पे, 9th के लेवल पे कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड पे फोकस करते हैं। बॉन्ड इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर मैं 2 हाइड्रोजन की बात करूं, 2 हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड होते हैं एंड एक
मॉलिक्यूल बनता है तो ये बॉन्ड क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, जो दोनों को पकड़ के रखता है, जोड़े रखता है। सिंपल ना। बॉन्ड मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरा और मेरे मम्मी के साथ एक बॉन्ड है, हमारे बीच में कुछ अट्रैक्शन है, प्यार है ना, हमें जोड़े रखता है, एक फैमिली की तरह रखता है। उसी तरह से हाइड्रोजन के दो एटम भी बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। सिंपल। सो एक मॉलिक्यूल में 2 और मोर एटम्स हो सकते हैं। मतलब हमने यहां देखा H2O की बात करें तो उसमें 3 एटम आ गए, CO2 की बात करें तो उसमें भी 3 एटम आ गए, CH4 की बात करें तो उसमें 5 एटम आ गए, NH3 की बात करें तो उसमें 4 एटम आ गए, है ना। 2 और मोर एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, सिंपल एज दैट। ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब अगर मैं एक H2 मॉलिक्यूल की बात करूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये उस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका मॉलिक्यूल है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखो हाइड्रोजन का सिंगल एटम इंडिपेंडेंटली आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा, एक सिंगल एटम इंडिपेंडेंटली घूमते हुए नहीं मिलेगा। लेकिन आपको H2 ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में दिखाई पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह से H2O की बात करते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल उसके कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है। एक मॉलिक्यूल को भी आप सेपरेट कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहानी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? फिर से मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं N2, तो ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आपको सिंगल नाइट्रोजन एटम घूमते हुए नहीं दिखेगा, गार्डन में घूमते हुए नहीं दिखेगा, आपको वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखेगा। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एकदम क्लियर है बात। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंपाउंड, 2 और मोर एटम्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर। कौन से टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं? कोवैलेंट या फिर आयोनिक। एकदम क्लियर बात। ठीक है, चलिए एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स H2, N2, O2, अच्छा O3 भी होता है, फिर Cl2 होता है, फिर F2 होता है, और क्या होता है? इतने, ठीक है, इतने एग्जांपल्स, ठीक है। S8 होता है, P4 भी होता है, ठीक है, इतना तो समझ सकते हो ना आप एग्जांपल्स। अच्छा अभी और कुछ मिस नहीं कर रहा हूं ना मैं? हाँ ठीक है, Br2 लिख लो, ठीक है, मानूंगा नहीं मैं, ठीक है, इतने लिखो। तो ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन है, इस मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन है, तो एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में सेम एटम्स होते हैं, यस और नो? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं। एलिमेंट के मॉलिक्यूल में एटम्स सेम टाइप के हैं, सेम एटम्स कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, है ना। इतनी बात तो आप समझ सकते हो। अभी सुनिए, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इट इज नोन एज एटमिसिटी। मतलब क्या? ध्यान से सुनना। अब H2 की अगर बात करें, इसमें कितना एटम है? 2 एटम है, तो इसको मैं डाई एटॉमिक बोलता हूं। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटमिसिटी। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है उसको क्या बोलते हैं? एटमिसिटी बोलते हैं। अच्छा Cl2 ये भी डाई एटॉमिक है, तो एटॉमिसिटी कितना है? 2 है। अच्छा हीलियम हीरो अकेला घूमता है, उसको किसी के साथ कंबाइन होने का जरूरत नहीं है, वो सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं? तो ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक, तो उसका एटमिसिटी कितना है? 1 है। अच्छा ऑक्सीजन का O2 भी होता है, O3 भी होता है, तो ये डायटोमिक हो गया और ये ट्राई एटॉमिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऑक्सीजन की गैस की जब बात करता हूं उसकी एटॉमिसिटी 2 है। ओजोन O3 क्या होता है? किधर गया? O3 क्या होता है? ओजोन लेयर है ना ऊपर, ओजोन में एटॉमिसिटी 3 रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एंड एलिमेंट के मॉलिक्यूल में एटम्स सेम एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, बराबर है। चलिए तो यहाँ पे आर्गन की बात करें, नोबल गैस है, मोनो एटमिक है। हीलियम मोनो एटमिक है। ऑक्सीजन O2 यहां लिख दू, डायटोमिक हो गया हाइड्रोजन H2, डायटोमिक हो गया नाइट्रोजन N2, डायटोमिक हो गया क्लोरीन Cl2,
डायटोमिक हो गया। फॉस्फरस इज टेट्राएटोमिक, ये आपको दिख रहा है, पी 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 पी, ऐसा 4 फॉस्फरस आपस में जुड़ के टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसका एटोमिसिटी कितना हो गया, एटोमिसिटी इज 4 ना, इसका फॉस्फरस का, ठीक है। वैसा सल्फर क्या है, किधर गया, सल्फर S8 मॉलिक्यूल बनाता है, ये P4 हो गया, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, P4, 4 फॉस्फरस एटम, 4 फॉस्फरस एटम P4 एंड S8, 8 सल्फर के एटम, इस तरह से क्राउन शेप बनाते हैं, ठीक है। ये S S S S S S S S, ठीक है, क्राउन शेप का रिंग बनाते हैं एंड इसको S8 मॉलिक्यूल बोलते हैं। सो इट इज पॉली एटोमिक, उसकी एटोमिसिटी 8 की है, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात, एटोमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। एंड एलिमेंट का मॉलिक्यूल कैसा होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेम एटम्स, ठीक है। चलिए, फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, डेफिनेट प्रोपोर्शन तो आप जानते ही हो, H2O की बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एटम्स के प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, एंड ये कांस्टेंट रहेगा, आप कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में, वाटर में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा। फिर NH3 की बात करते हैं, तो वहां पर भी हमने देखा 1:3 का रेशियो मिलता है। CO2 की बात की तो 1:2 का रेशियो मिलता है। तो एलिमेंट्स कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, एकदम सिंपल बात। चलो, फिर यहाँ पे ये लोग ने कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की है, एंड ये रेशियो बाय मास हमने ऑलरेडी देखा, H2O का कितना था, 1:8 का था। फिर NH3 में आपको मैंने बताया था 14:3 का है ना, NH3 14:3, एंड CO2 में मैंने आपको क्या बताया था, 3:8। ये सब हमने देखा है, रेशियो बाय मास, बराबर है। चलिए, फिर आयन क्या होता है, आयन मतलब चार्ज्ड स्पीशीज, ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग, चार्ज्ड स्पीशीज। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, आयन, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, बहुत ही मजेदार चीज है, मुझे बताओ, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, उसमें सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, बराबर। तो कैन आई कॉल दिस अ कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, बराबर। उसमें सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब यहां पर इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको ही आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। मुझे बताइए, चार्ज्ड स्पीशीज को क्या बोलते हैं, आयन। Na+, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, उसको बोलते हैं कैटायन, एंड Cl-, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको बोलते हैं एनायन। ऑनियन नहीं बोलना है, एनायन। Na+ इज कैटायन, Cl- इज एनायन। वैसे ही दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर Mg के ऊपर 2+ चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो आपका Mg क्या हो गया, Mg2+, ये आपका कैटायन हो गया, एंड O2- क्या हो गया, एनायन हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो ये सारे आयोनिक कंपाउंड हैं जिसके अंदर आयोन्स प्रेजेंट है, चार्ज्ड स्पीशीज प्रेजेंट है। एंड एक और बात गौर करना, सोडियम के ऊपर +1 है तो क्लोरीन के ऊपर -1 है, जितना प्लस उतना माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली, ध्यान से सुनना, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। अब यहां पर भी Mg के ऊपर 2+ है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- है, तो बैलेंस हो गया, 2+ 2- बैलेंस हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल, कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है, सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज है, तो +- एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, हाँ, एंड उसमें Ca2+, ये आपका कैटायन हो गया, एंड SO4 2-, ये आपका एनायन हो गया। यस और नो, बातें समझ में आई? आयन क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल होता है, पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं,
पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को एनायन बोलते हैं, एंड एक आयोनिक कंपाउंड जो है इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्लस माइनस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। आई होप ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, वन लास्ट पॉइंट। आपको दिख रहा है सल्फेट, सल्फेट के अंदर SO4 2 माइनस, सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन है, तो ये जो आयन है इट इज अ पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन। अच्छा, Na प्लस इट इज अ मोनो एटॉमिक आयन, सिंगल एटम है, मोनो एटॉमिक आयन। एंड SO4 क्या है, SO4 2 माइनस, इट इज अ पॉली एटॉमिक आयन। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है यहां तक? आगे चलते हैं। नाउ कंपाउंड्स, अच्छा यहां पे क्या दिया है, कुछ आयोनिक कंपाउंड दिए हैं और उनका रेशियो बाय मास दिया है। तो ये जो रेशियो है वो आता कैसे है, ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनना। कैल्शियम ऑक्साइड की बात की है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब मुझे बताओ, मैंने आपको एटॉमिक मास बताया, रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बराबर है। कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था, 40, एंड ऑक्सीजन का कितना था, 16। तो अभी 40:16 का रेशियो है इधर मास के हिसाब से, ठीक है। 40 कैल्शियम का है, ऑक्सीजन का 16 है। लेकिन इसको हम और कैंसिल करके, इसको हम एक लोअर नंबर पे लेके आ सकते हैं कैंसिल करके, ठीक है। 20:8 और थोड़ा काटो, 10:4, 5:2। क्या ये बात बराबर है, 5:2। इसी तरह से हम क्या बोलते हैं, रेशियो बाय मास कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे 5:2 का रेशियो का मतलब क्या हो गया कि 7 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 5 ग्राम कैल्शियम रहेगा एंड 2 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसी तरह से मैंने वाटर का भी बताया आपको, वाटर की बात करते हैं, H2O। तो उसमें हाइड्रोजन का रिलेटिव मास इज 1 और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो कैन आई राइट इट एज 2, बिकॉज 2 हाइड्रोजन है तो मैं 2 लिखूं। 2:2 ऑक्सीजन का कितना है, 16, तो क्या 1:8 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, लोअर नंबर लेंगे तो 9 ग्राम H2O में 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना। उसी तरह से चलो, मैग्नीशियम एंड सल्फर, मैग्नीशियम सल्फाइड MgS। अब इनका जितना मेरे को याद है ये 24 रहेगा मैग्नीशियम का, और सल्फर का 32, ठीक है। एटॉमिक मास बता रहा हूं मैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, तो कैंसिल आउट करोगे 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो 3:4 का रेशियो आ गया मैग्नीशियम सल्फाइड। मतलब 7 ग्राम MgS में 3 ग्राम मैग्नीशियम रहेगा, 4 ग्राम सल्फर रहेगा। क्या बात बराबर है? ठीक है, सारी चीजें प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं ना, हर चीज का आपको मैं प्रूफ दे रहा हूं, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। सोडियम एंड क्लोरीन NaCl, ये तो एकदम सीधा सीधा है, NaCl सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, यही रेशियो है। इसको और आप लोअर नंबर पे कैंसिल करके नहीं ला सकते, तो दिस इज द फाइनल रेशियो 23 प्लस 23:35.5। तो इसका टोटल कितना हो गया, 58.5 हो रहा है, 58.5 ग्राम्स। अगर मैं NaCl लेता हूं तो उसमें 23 ग्राम्स Na रहेगा एंड 35.5 ग्राम क्लोरीन रहेगा, ये हिसाब है ना, ठीक है। एंड एक और आपको अगर मैं बताना चाहूं, एक लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की जब हमने बात की, रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का 12 था, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 है। इसको आप लोअर नंबर पे लेके आओगे, 4 सीधा सीधा काटो ना, 6 एंड 16 3 8, 3/8, 11 ग्राम CO2, उसमें 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। सब कुछ एकदम क्लियर है। आयन क्या होता है वो मैंने बताया आपको, मैंने आयोनिक कंपाउंड्स भी बताए। अच्छा, ये तो मैं आपको जो रेशियो है, रेशियो बाय मास, वो कैसे आता है वो बता रहा था, ठीक है ना। और यहां पर ये लोग ने कुछ आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल दिए थे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैग्नीशियम
क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, फिर सोडियम सल्फाइड ले लो, एक और एग्जांपल, FeO ले लो, Fe2O3 ले लो, बहुत एग्जांपल्स हैं, ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब जब एक मेटल एंड नॉन मेटल का कंपाउंड बनता है वो हमेशा आयोनिक रहेगा, उसमें हमेशा आयन्स रहेंगे, कैटायन एंड एनायन। एंड ये भी बात हमेशा याद रखना, मेटल का कैटायन बनता है, नॉन मेटल का एनायन बनता है, ठीक है, मेटल का पॉजिटिव आयन रहेगा कैटायन, नॉन मेटल का एनायन रहेगा नेगेटिव आयन। सारी बातें एकदम क्लियर, बहुत बेसिक बातें आपको मैंने यहाँ पे बताई हैं, ठीक है, याद रखना, समझ के लेना, नोट्स भी बनाते जाना साथ में। चलिए, राइटिंग का केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन मतलब अगर मैंने MgO लिखा, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला, तो इसको देख के क्या समझ में आता है कि हाँ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज देयर एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। तो मुझे इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब क्या, ये किस चीज से बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, ये मुझे फॉर्मूला देख के समझ में आ जाता है। अच्छा, मैं अगर लिखता हूं H2SO4, तो हाँ बाबा 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये कंपोजिशन समझ में आ रहा है, किस चीज से बना हुआ है, कौन से एटम से बना हुआ है, ये कंपोजिशन हमें केमिकल फॉर्मूला से समझ में आता है। सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, है ना। कंपोजिशन मतलब कंपोनेंट्स क्या है उसके, ये समझ में आता है। चलिए, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात, वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट क्या मतलब है इसका? सर ध्यान से सुनना, H2O लेता हूं बेसिक, तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड बनाए, मतलब ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2। उसकी क्षमता बॉन्ड बनाने की 2 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी वैलेंसी 2 है। अच्छा, हाइड्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1 बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। बॉन्ड बनाने की क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज वैलेंसी, NH3। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इन सब की वैलेंसी कितनी है? 1 है। क्या ये बात बराबर है? एकदम क्लियर। अच्छा, CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की वैलेंसी इज 4 एंड हाइड्रोजन की 1। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, एक और एग्जांपल, H2S एक सल्फर 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो सल्फर का वैलेंसी कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है, इसको ही उसकी वैलेंसी बोलते हैं। एकदम क्लियर, एकदम सिंपल बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब देखो मुद्दे की बात, यहां पर नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ कुछ आयंस दिए हुए हैं और उनका चार्ज भी दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिख रहा है? चार्ट को पहले पढ़ना सीखो, क्या लिखा हुआ है। नेम ऑफ द आयन सोडियम, सिंबल येलो कलर बेटर रहेगा, यहां पे क्या कलर बेटर रहेगा? येलो, ब्लैक। नेम ऑफ आयन सोडियम, उसका सिंबल क्या है? Na+। आयन बोला है ना, आयन मतलब चार्ज्ड स्पीशीज, तो यहां पे Na+ की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्लस एक है, पॉजिटिव चार्ज कितना है? एक ही है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। वैसे ही पोटेशियम की +1, सिल्वर की +1, कॉपर की +1। अच्छा, यहां पे आपको एक एस्टेरिस्क मार्क दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉपर की मल्टीपल वैलेंसीज होती है, यहां पर 1 है, आपको यहां पर भी दिखेगा। कॉपर की 2 वैलेंसी भी होती है, 1 एंड 2 दोनों होती है, इसको वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर 2+ चार्ज, वैलेंसी 2।
एल्यूमिनियम की 3+, आयन की 3+। अच्छा, आपको आयन की भी 2 दिखेंगी, 2 एंड 3। आयन की भी वेरिएबल वैलेंसी है, देखो यहां लिख देता हूं ऊपर। कॉपर की 1 एंड 2 होती है, आयन की 2 एंड 3 होती है, वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। एंड लास्टली एल्यूमिनियम +3 चार्ज है तो वैलेंसी 3 है। ये सारे आपके कौन है, ये सारे के सारे कैटायन हो गए। फिर यहां पे नॉन मेटालिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एक अकेला है जो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों दिखाता है। हाइड्रोजन का जब प्लस होता है तो उसको सिंपली आप हाइड्रोजन आयन बोल सकते हो, या फिर उसके ऊपर जब नेगेटिव आता है उसको आप हाइड्राइड आयन बोलते हो, ठीक है। नेगेटिव जब भी आता है ना, हमेशा आइड लगाना है, आइड, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। जब भी माइनस आता है आप क्या बोलोगे, आइड बोलोगे। एंड -1 है, आपको दिख रहा है हाइड्रोजन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, तो वैलेंसी कितनी है, 1 है। फिर ऑक्साइड में 2- है, सल्फाइड में 2- है, तो वैलेंसी कितनी है, 2 है। एंड नाइट्राइड में 3- है, तो वैलेंसी कितनी है, 3 है। हमेशा याद रखना, मेटल्स का पॉजिटिव आयन बनता है कैटायन बनता है, नॉन मेटल्स का नेगेटिव बनता है एनायन बनता है। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने कुछ पॉलीएटमिक आयंस की भी बात की जिसमें ज्यादा आइटम्स होते हैं, तो अमोनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइट, सल्फेट है एंड फॉस्फेट है। तो इनकी भी बैलेंसेज आपको याद करनी है। देखो भाई साहब, ये ना बहुत ही मुश्किल दिखता है, ये आपको लर्न करना है, कैसे आया, कहां से आया, इसमें हम अभी घुस रहे नहीं है कि NH4 के ऊपर प्लस कैसा आया, OH के ऊपर माइनस कैसे आया, सल्फेट में 2- कैसा आया, कार्बोनेट में 3 2- कैसे आया। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट राइट नाउ, नॉट इंपॉर्टेंट। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये चार्ट आपका लर्न हो गया, ध्यान से सुनना, ये चार्ट आपका जिस दिन अच्छे से लर्न हो गया, आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। ये चार्ट अगर आपको आ गया तो आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। तो इसको लर्न करने का एक तरीका आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, ये जो लिंक है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, motion.pathmamaya.com। इसमें सिलेक्ट द चैप्टर में आप अभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जाओ, अंदर जाओ, आपको वैलेंसेस का एक सेक्शन दिख रहा है, उसके नीचे प्रैक्टिस नाउ लिखा है, तो आप वैलेंसेस में जाओ। यहां पर कार्ड्स का मुद्दा क्या है कि आप किसी भी चीज को फटाफट लर्न करते जाइए। देखो, लर्निंग कब होती है, जब आप खुद को टेस्ट करते हो। सिर्फ रीड करने से वो चीज मुझे याद नहीं होगी, जब मुझे एक्टिवली रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब मुझे याद करना पड़ेगा अमोनियम का कितना है, NH4+ वैलेंसी 1, तो मैं कार्ड को टैप करूंगा, कार्ड घूम गया, NH4 वैलेंसी 1। वैसा ही आयन का, हाँ 2 होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है। +2 का नाम होता है फेरस, +3 का नाम होता है फेरिक। क्या ये बात बराबर है, वैलेंसी 2 एंड 3 याद करो। आयोडाइड माइनस वैलेंसी 1, ठीक है। सिल्वर प्लस वैलेंसी 1, कैल्शियम +2 वैलेंसी 2, क्लोराइड माइनस वैलेंसी 1, नाइट्राइड -3 वैलेंसी 3, हाइड्रोजन प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो +1 भी है -1, हाइड्राइड आयन भी बनता है, बराबर है। मैग्नीशियम 2+ वैलेंसी 2, ऑक्साइड 2- वैलेंसी 2, सल्फेट SO4 2- वैलेंसी 2, कार्बोनेट 2- वैलेंसी 2, सोडियम प्लस वैलेंसी 1। इस तरह से आप लर्न करते जाइए। के लिए आपका दोस्त बैठा हुआ है, उसको आप पूछो, वो आपको पूछेगा, उसको आप पूछो, वो आपको पूछेगा, फटाफट आपका लर्न होते जाएगा। एक बार ये लर्न हो गया, आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। आप थोड़ा पीछे जाओगे, आपको केमिकल फॉर्मूले का भी एक फ्लैश कार्ड दिखेंगे, बेरियम ब्रोमाइड क्या है, बेरियम सल्फेट क्या है, फेरस ऑक्साइड क्या है। तो ये आपका अगर लर्न हुआ है ना, तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आप बना सकते हो। सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है, फेरस क्लोराइड, फेरस मतलब FeCl2, बराबर है। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 रहेगा। तो ये फॉर्मूला भी बनाने आपको आ जाएंगे अगर आपका वैलेंसी लर्न हो गया। तो ये जो चीज आपको मैं दे रहा हूं, ये आपका ब्रह्मास्त्र है इन सबको लर्न करने का। ये पूरा चार्ट आपका एक दिन में लर्न हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधा घंटा आप बिताओ इसके साथ, आधा घंटा पौना घंटा, दिन में 3-4 बार उसको गो थ्रू करो, सब लर्न हो जाएगा एंड आप कोई भी फॉर्मूला बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, the rules that you have to follow while writing a chemical formula and they are as follows। ये रूल्स की वैसे जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बनाते बनाते मैं आपको डायरेक्टली भी बता दूंगा, फिर भी ठीक है। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, मतलब अगर NaCl है तो प्लस और माइनस बैलेंस हो रहा है। अच्छा, MgO है तो 2+ एंड 2- बैलेंस हो रहा है। तो चार्जेस शुड बैलेंस ऑन द आयंस, एक दूसरे को बैलेंस होना चाहिए। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो आप NaCl की बात करते हो, आप MgCl2 की बात करते हो, आप FeO की बात करते हो, आप
NaOH की बात करते हो तो हमेशा मेटल को पहले लिखा जाएगा, कैटायन को पहले लिखा जाएगा, एंड नॉन मेटल रहेगा, एनायन रहेगा, उसको बाद में लिखा जाएगा, सिंपल। एंड ये तीसरा पॉइंट, इतना बड़ा पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्टली करते करते समझ लेंगे, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तभी हम डायरेक्टली समझ लेंगे। यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलिए, फॉर्मूले ऑफ सम सिंपल कंपाउंड्स बनाते हैं। अगर आपकी वैलेंसी लर्न है, ठीक है, यहां पे वीडियो को पॉज कीजिएगा, आधा घंटा आप वैलेंसी के साथ खेलो, उस चार्ट के साथ खेलो, आपको बहुत मजा आएगा। एंड वो आपका जब मजा पूरा क्लियर हो जाएगा ना, वैलेंसी लर्न हो जाएंगी, फिर आप ये पार्ट देखना, देखने भी जरूरत नहीं है, खुद कर लोगे, आप खुद कर लोगे, ठीक है। वैलेंसी लर्न कर लो पहले, आप पॉज करो वीडियो, वैलेंसी लर्न करो, बाद में देखो, बाद में देखने की जरूरत नहीं, खुद कर लोगे आप। चलिए, HCl का फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन की वैलेंसी, यहां लिख रहा हूं वैलेंसी, ठीक है, हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन की 1 है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्रिस क्रॉस करना है, तो हमें क्या मिलता है, H1Cl1। अब वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली आपका फॉर्मूला क्या बन गया, HCl। बहुत आसान है, नहीं समझा? रुको, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फर, वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर की 2 है, हमें क्रिस क्रॉस करना है, तो क्या बना, H2S। ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला, क्रिस क्रॉस करना है बस, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की 1 है ना, ये वैलेंसी है। अब क्रिस एंड क्रॉस, तो क्या बना, CCl4, क्या ये बात बराबर है। मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl, वैलेंसी बताइए। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक, तो मैं यहां पे वैलेंसी के जगह पे लिखूंगा चार्ज। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, +2, क्लोरीन पे -1। हम करेंगे क्रिस एंड क्रॉस, तो क्या बनता है, Mg। अच्छा, -1 लिखने की जरूरत है नहीं, वो -1 सिर्फ चार्ज बताता है, यहाँ पे आपको Mg -1 ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, MgCl2। ये बन गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई होप नॉट। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये सारे आयोनिक कंपाउंड है, इसके आगे मतलब ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड हमने देखा, इसके आगे सारे आयोनिक हैं, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन, ठीक है, चार्ज, एल्यूमिनियम पे +3 है एंड ऑक्सीजन पे -2। अरे अरे अरे, -2, तो क्या किया, क्या मिला, एल्यूमिनियम 2 Al2 बराबर, एंड O3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड Ca एंड O, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2, ऑक्सीजन पे -2। अच्छा, तो इसको मैं Ca2O2 ऐसा लिखने का जरूरत है क्या? नहीं, लोअर नंबर ले सकते हैं ना, ये 2 और ये 2 कट हो गया, 1 1 बचा, तो आपको सिंपली CaO इतना ही लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड। जितना लोएस्ट पॉसिबल नंबर है वो आपने लेना है, ओके। सोडियम नाइट्रेट, Na, नाइट्रेट का होता है NO3, चार्ज बताइए कितना है, सोडियम पे +1, नाइट्रेट पे -1, क्या बना, NaNO3। कोई दिक्कत है? सुपर सुपर सिंपल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका कैल्शियम, ये OH, चार्ज बताइए, कैल्शियम पे +2, OH पे -1, क्रिस एंड क्रॉस, कितना हुआ, Ca। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये पूरा ये जो पूरा हाइड्रोक्साइड है OH, वो पूरा 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको सिंपली OH2 ऐसा नहीं लिख सकता, इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा OH 2 बार आ रहा है, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा एंड ब्रैकेट के बाहर 2 लिखूंगा। ये आपका थर्ड पॉइंट था। अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो आपने ब्रैकेट लगा के उसके बाहर का नंबर लिखना है, ठीक है। बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, सोडियम कार्बोनेट Na एंड कार्बोनेट का CO3, चार्ज बताइएगा, सोडियम पे +1, कार्बोनेट पे -2, तो क्या बनता है, Na2CO3। अमोनियम सल्फेट, ये बढ़िया, मजा आएगा, NH4 एंड सल्फेट का SO2, चार्ज बताइए, +1 एंड इधर -2। अभी मुझे बताओ, NH4 2 बार आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे NH4 ट्वाइस ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट आपका कैटायन पे ब्रैकेट लग रहा है एंड SO4 ऐसे ही आएगा। क्या ये बात समझ में आई? जहां पर भी पॉलीएटॉमिक आयन है, अगर वो 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ब्रैकेट लगा के नंबर लगाना है। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, अच्छा हाँ, Na
इसके पहले हमने क्या लिया था, सोडियम नाइट्रेट तो ले लिया ना ऑलरेडी। हाँ तो फिर से आ गया, यहाँ पे कुछ और है शायद, मिस्टेक हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, अच्छा ये भी हो गया क्या 2 बार, ओके। तो आई थिंक इतने ही है, इतने ही है ना, बाकी तो अगर कुछ होगा तो आप समझ जाओगे खुद से, क्रिस क्रॉस करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। कैटायन पहले लिखना है, एनायन बाद में लिखना है, पॉली एटमिक आयन है तो ब्रैकेट लगा के नंबर लगाना है। सोडियम नाइट्रेट क्या था, NaNO3 था, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट OH ट्वाइस, ये था। चलिए राइट डाउन द फॉर्मूले, अभी थोड़े कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो करते हैं, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, फटाफट निपटा देंगे 5 मिनट में। चलिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड के लिए चलो यहां से लेता हूं, पहला सोडियम ऑक्सीजन, चार्ज लिखेंगे +1 -2 Na2O, क्या बात बराबर है, फटाफट करते जाएंगे। आपको आगे का ये 3rd and 4th होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड करो, एल्यूमिनियम Cl, चार्ज लिख रहा हूं +3 -1 AlCl3, बाकी 2 होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले, नाम लिखना है। एल्यूमिनियम सल्फेट लिखने की जरूरत है, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। फॉर्मूला से क्या पता चलता है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन, कंपोजिशन पता चलता है हमें कि उस कंपाउंड के अंदर क्या है, कौन से एटम्स। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द H2S मॉलिक्यूल, बाबा 3 एटम है, PO4 3-, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन है। फॉस्फेट में कितना है, 4 ऑक्सीजन 1 फॉस्फोरस, मतलब इधर 5 एटम है, बराबर। बहुत सिंपल चीज है। चलिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कुछ नहीं होता। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या ही होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। H2O ये हमने ऑलरेडी किया है, H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा ये बाबा, देखो हाइड्रोजन का यहां लिख रहा हूं, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 1 + 1 + 16 बरोबर 2 + 16 18। जो एटॉमिक मासेस हैं उनको आप जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास, क्या बड़ी बात है, ठीक है। इंडिविजुअल एटम्स का मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऐड करो तो आपको मॉलिक्यूलर का मास मिल गया, मॉलिक्यूलर मास मिल गया, ओके। चलिए कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, अभी लिखो इधर, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। तो 1 + 14 + 16 × 3 कितना हुआ, 1 प्लस, इसको 15 लिख दो, 15 + 16 × 3 32 और 48, हाँ 48, तो कितना हो गया 58 63 बराबर है, 63U, इधर भी लिखने का 18U, 1U 16U, 1U 14U 16U बराबर है 63, हाँ 6, ओके। और कुछ करना है किसी का, CO2 कर लो, 12 + 16 × 2, 12 + 32 = 44U, ठीक है। और कुछ करना है, CH4 12 + 4 सीधा 16U, क्या लिख रहा हूं मैं, 16U, ठीक है। समझ में आ गया मॉलिक्यूलर मास, एकदम सिंपल। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, कुछ नहीं होता ये भी। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, वही है मॉलिक्यूलर मास ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे हम आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जब मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करता हूं, HNO3, फिर ये HNO3 का हो गया ना, फिर CO2 CH4 H2O, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड हैं, तो उनके मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। लेकिन जब मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करता हूं तो उसके, देखो भाई मजा आता है ये लोग को, खुजली है, तो आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं बस। ये जो NaCl है ना, इसको ये लोग फॉर्मूला यूनिट बुलाते हैं प्यार से,
ठीक है, उसका भी रीजन आप बाद में समझोगे। ये जो NaCl है, ये जो CaCl2 है, इसको ये लोग क्या बुलाते हैं प्यार से, फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट का मास क्या रहेगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। मतलब अगर मैं बात करूं, सोडियम का मैंने बोला 23 है, क्लोरीन का मैंने बोला 35.5 है, तो ऐड कर दो दोनों को, कितना आ गया आपका 58.5 U। ये हो गया फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5, तो 40 प्लस 35.5 प्लस 35 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 71, 40 प्लस 71 कितना हो जाएगा 111 U। कहानी समझ में आई। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, CO2, CH4। ये आप ऐसे ही कर सकते हैं, मुंह से कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1+, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 + 1 2, 16 + 16 32, 35.5 प्लस 35.5 71। CO2 का हमने कैलकुलेट किया 44 होता है, CH4 का हमने देखा 16 होता है, C2H6 24 और 6 30, C2H4 24 और 4 28, NH3 14 और 3 17, CH3OH 12 + 3 15, 15 + 16 31 + 1 32। क्या बात सही है? ओके, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड Na2O K2CO3। एटॉमिक मासेस दिए हैं सबके, ये तो आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क। एंड दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर। हमने सब कुछ कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ हमने लिया है चैप्टर में से, हर टॉपिक को एकदम बारीकी से देखा है। आई होप आपको मजा आया और समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।